नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, इस टाइम एक खबर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है कि भारत का जो अपना जीपीएस सिस्टम है, जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक, वो अब डेड हो रहा है क्योंकि उसके जो सैटेलाइट्स हैं, जिनमें टोटल 7 सैटेलाइट्स मिलकर काम करती हैं, अब मात्र 3 ही सैटेलाइट्स उसमें बची हैं जो यहाँ पर अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं। तो क्या यहाँ पर यह सवाल सही है कि क्या भारत का जीपीएस खत्म हो रहा है? और साथ ही आपको बताएंगे कि जो इसमें चीज खराब हुआ है, जिसको कि एटॉमिक क्लॉक कहा जा रहा है, ये एटॉमिक क्लॉक है क्या? क्योंकि एटॉमिक नाम सुनने से हमको परमाणु की अनुभूति होती है, मतलब दिमाग में एक परमाणु का इमेज बन जाता है, जैसे चाहे वो परमाणु बम हो, न्यूक्लियर एनर्जी से बनाने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, उन सारी चीजों का। तो इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि आखिर ये सिस्टम हो क्या रहा है और इससे भारत को कितना नुकसान हो रहा है, साथ ही इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको फिर से आखिर बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा और कितना समय इसमें जो है कि लगेगा, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके जो सिस्टम्स हैं वो खराब होने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी भी लगभग 82% आप में से मेरे लगभग 82% ऐसे साथी हैं जो सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए। तो भैया आपसे अनुरोध इतना ही है, वीडियो देख रहे हैं, पसंद तो आ ही रहा है, तो आप वीडियो देख रहे हैं, रिटर्निंग व्यूअर्स हैं आप, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इसमें कुछ नहीं लगेगा, ना पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए इस घंटों की मेहनत का मोटिवेशन हो जाएगा। तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहां पर देखिए जो हेडलाइंस बनी है, 15 मार्च को ये बना कि फेलियर ऑफ एटॉमिक क्लॉक क्रिपल्स इसरो नाविक सिस्टम, यानी कि जो नाविक सिस्टम है उसकी जो एटॉमिक क्लॉक है वो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। इसके वजह से होगा क्या साथियों, समझिए इससे पहले कि ये पूरा सिस्टम है क्या। तो देखिए, नाविक का अर्थ है नाविक का अर्थ है कि नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। यानी कि यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि भारतीय क्षेत्र को ही कवर करता है। साथियों, जैसे आपने जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जो कि अमेरिका का है, जो कि आप सभी लोग अपने फोन में यूज करते हैं, गूगल मैप के नाम से जो है कि आता है। फिर जो ग्लोनास है रसिया का है, उसी तरीके से गैलीलियो जो है वो ईयू का है, और फिर बीडीओ नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट जो है कि चाइना का है। इसी तरीके से भारत का यह सिस्टम था नाविक, जो कि अपने क्षेत्रीय जो है कि क्षेत्र के लिए बनाया गया था, जो कि भारत के सभी जो दुश्मन देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उन सब पर नजर रखने का भी एक तरीके से काम करता था। हालांकि इन वैश्विक नेविगेशन प्रणालियों के विपरीत नाविक एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के रूप में यहाँ पर डिजाइन किया गया है। जो ये चारों आपको दिखाई दे रही हैं, ये ग्लोबली हैं, यानी कि ये पूरी दुनिया के लिए हैं, इनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। सोचिए, जो यूएस का जीपीएस है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी कि यह पूरा ग्लोबली है, लेकिन ये जो नाविक था यह सिर्फ भारत के लिए और भारत के क्षेत्रों के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया था। नाविक कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ यह जो है भारत के जो समीप मतलब इंडियन ओशियन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भारत के क्षेत्र हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है कि यह कवर करता है। साथियों, इसकी जो कवरेज है वो पहले तो पूरा भारत इसमें आ जाता है, और यह लगभग 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स, यानी कि भारतीय क्षेत्र से, भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर के रेंज तक को पूरा कवर करता है। इसमें आपका इंडियन ओशियन आता है, अरेबियन सी आता है, बे ऑफ बंगाल, साउथ एशिया और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया है वो भी आ जाता है, और मिडिल ईस्ट भी जो है कि इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब साथियों बात करें कि इसकी हमको आवश्यकता क्यों पड़ी और हमने इसको विकसित क्यों किया, तो देखिए आप सभी को याद होगा 1999 का वो वॉर, कारगिल वॉर, जिससे हमें सीखने को मिला था इसको बनाने के लिए, क्योंकि उस समय पर हम ऐसी स्थिति में खड़े थे कि दुश्मन ऊपर था, हम नीचे थे, और हमको उनकी सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी, कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल पा रहे थे कि आखिर वो किस जगह पर बैठे हैं, जिसके वजह से जो हमारी सेना थी वो एग्जैक्ट हमला उनके ऊपर नहीं कर पा रही थी। तो हमने अमेरिका से कहा
कि भैया अमेरिका देखो ऐसा ऐसा बात है, आप जो है हमको जो अपनी जीपीएस है उससे कोऑर्डिनेशन जो है उनका दे दो, वो कहां पर बैठे हैं, कहां पर उनकी स्थिति है। तो उस समय अमेरिका ने हमको मना कर दिया कि उनकी लोकेशंस को बताने के लिए, यानी कि उसने सीधे सीधे कह दिया कि हम आपको इनकी लोकेशंस नहीं बता सकते हैं। इसके बाद भारत को महसूस हुई कि हमको भी इस तरीके का एक सिस्टम की जरूरत है और जिसकी कमी भारत को यहां पर महसूस हुई। साथियों, इसी के बाद देखिए यहां पर भारत की सेना एक विदेशी नेविगेशन प्रणाली पर निर्भर थी और इसका परिणाम यह निकला कि भारत ने एक स्वतंत्र उपग्रह नेविगेशन नेटवर्क बनाने का निर्णय लिया। यानी कि भारत को अब समझ में आया कि हमें विदेश पर नहीं अब स्वदेश पर निर्भर होना होगा और भारत ने उसी समय अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाने का निर्णय लिया था। साथियों, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस हैं, फिर मिलिट्री नेविगेशन कैपेबिलिटी है, इसके अंदर सिविलियन नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है इससे, और मैरीटाइम एंड एविएशन नेविगेशन होता है, और नाविक वाज अप्रूव्ड इन 2006 और 2006 में जो है कि ये बनकर तैयार हुआ, जिससे भारत जो है यहां पर इतनी सारी चीजें स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, मिलिट्री नेविगेशन कैपेबिलिटी यानी कि सेना को कोऑर्डिनेशन देना, साथ ही सिविलियन नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिविलियन है उनके लिए भी यूज में लाया जा सकता था। खैर अभी ये बढ़िया तरीके से भारत के जो फोन्स हैं उसमें नहीं चल रहा था, लेकिन ये इसके लिए भी डिजाइन किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट इससे मिलता था। कुछ भी इंडियन ओशियन में हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, या कुछ भी जो है कि मौसम में चेंजिंग होने वाला है, उन सारी चीजों का हम इससे पता लगा पाते थे। जो मैरीटाइम है और जो एविएशन सिस्टम है, यानी कि समुद्र के अंदर जो जहाजें चलती हैं वो इसका यूज करती हैं, और जो हमारा एविएशन यानी कि जो हमारी एरोप्लेन्स हैं वो इसका यूज जो है कि यहाँ पर करते हैं। अब साथियों बात करें कि जो नाविक सिस्टम है ये बना कैसे, ये काम कैसे करता है, क्योंकि आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यह काम कैसे करता है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि इसमें फेल्योर क्या हुआ है और यह क्या पूरी तरीके से डेड हो गया है। ठीक है, तो साथियों देखिए नाविक जो है यह कई तरीकों से काम करता है, यानी कि इसमें जो है यह नाविक एक नाम है जो कि कई सैटेलाइट्स का एक पहले तो समूह है। इसमें मेनली 7 सैटेलाइट्स जो है कि होती हैं। अब पहले समझिए इसकी मूल डिजाइन में जो है वो 7 उपग्रह होते हैं जो कि आपके अंतरिक्ष में रहते हैं, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि जीईओ होती हैं, जो कि 3 होती हैं। जो इंडिक्लाइंड जियो साइक्रोनियस सैटेलाइट होता है आईजीएसओ, ये 4 होता है। मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए आपको यहां पर एक ये सैटेलाइट दिख रहा होगा, ये एक और एक ये जो तीनों सैटेलाइट हैं ये इस तरीके से यहाँ पर स्थित होते हैं कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थित होते हैं कि ये जैसे आपको चांद दिखता है कि आप देख रहे हैं कि आप खड़े हैं और जैसे आप कहीं चलते हैं तो लगता है कि चांद आपको फॉलो कर रहा है रात के समय में, उसी तरीके से ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर करके रखते हैं, तो भारत के ऊपर करके रखते हैं। साथ में यहाँ पर जियो साइक्रोनियस ऑर्बिट में यहाँ पर 4 सैटेलाइट होते हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पर 4 सैटेलाइट्स होते हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं आगे पीछे होने का, ये मूव करते हैं ऐसे। आप अगर देखें तो ये 8 का पैटर्न बनाते हैं। अगर जो विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी है 2005 में जब इसको बनाया गया था, लॉन्च किया गया था, उसके हिसाब से तो देखिए यहाँ पर उस समय 6 सैटेलाइट्स थे वहां पर, जिसमें कि 3 तो ऐसे 8 का पैटर्न बना रहे हैं, ये आपका पृथ्वी है, और 3 जो है यहाँ पर 8 का पैटर्न अगर आप देखें तो बना रहे हैं, और बाकी के ये जो 3 सैटेलाइट्स हैं ये यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्थित हैं कि ये सिर्फ इतनी ही दूरी में जा रहे हैं जो कि पूरे भारत के ऊपर यहाँ पर नजर बना के रखे हुए हैं। उसी को अगर आप यहाँ पर दूसरे व्यू से देखें तो यह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि 3 सैटेलाइट्स यहाँ पर ऐसे स्थिर हैं जिनकी रेंज सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है। ये 5/5/2020 का ये जो इमेज है ये 5/5/2020 का इमेज है, और यह भी जो है 5/5/2020 का ही इमेज है जिसको कि यहाँ पर जारी किया गया था। इसके बाद अगर आप देखें तो दूसरे व्यू से कि किस तरीके से ये जो 3 सैटेलाइट आपको दिखाई दे रही हैं, ये 3 सैटेलाइट्स हैं ये इस तरीके से यहाँ पर इसका भ्रमण कर रही हैं, बाकी की ये जो 3 सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर ये इस तरीके से भ्रमण कर रही हैं। ठीक है, और अगर ये जो है कि उसका दूसरा एंगल है, तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर जो टोटल सैटेलाइट्स की संख्या है वो 7 संख्या है।
जिनमें से 3 जो है वो यहाँ पर स्थिर रहती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि भारत को कवर करती हैं। बाकी की जो अन्य 4 सैटेलाइट्स हैं ये अन्य क्षेत्रों को यहाँ पर कवर करती हैं। इसका यह विन्यास क्यों है? तो देखिए, पृथ्वी के परिक्रमा करने वाले जीपीएस उपग्रहों के विपरीत नाविक उपग्रह जो है वो इस प्रकार से स्थापित किया गया है कि वह लगातार भारत की ओर ही उन्मुख हो, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारत की तरफ ही यहाँ पर देखे, यानी कि उसको पूरी पृथ्वी से कोई मतलब नहीं है। जो जीपीएस है वो तो पूरी पृथ्वी दिखता है, जो यूएस का है वो पूरे ऑल ओवर जो अर्थ है उसको यहाँ पर कवर करता है, लेकिन जो नाविक है ये सिर्फ और सिर्फ भारत को ही यहाँ पर कवर करता है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है और इसका एडवांटेज क्या है कि हमको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, बेटर एक्यूरेसी मिलती है और साथ में लोअर नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि इसको कवर करने के लिए मात्र और मात्र 7 सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। इसमें ज्यादा सैटेलाइट्स नहीं चाहिए, क्योंकि सोचिए अगर आपको पूरे अर्थ को कवर करना है तो आपको बहुत सारी सैटेलाइट्स का जरूरत पड़ेगा, लेकिन हमें सिर्फ 7 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा होती है अदर्स के मुकाबले। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करें जो अन्य सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में, तो देखिए जीपीएस को टोटल 31 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। जो चाइना का है बीओडीओ, यह लगभग 35 सैटेलाइट्स, जो गैलीलियो है इसमें लगभग 30 सैटेलाइट्स होते हैं और जो ग्लोनासा है इसमें लगभग 24 सैटेलाइट हैं और नाविक में मात्र और मात्र 7 से लेकर 11 सैटेलाइट्स की ही आवश्यकता होती है। तो ये जो जितने हैं ये बाकी ये तो पूरा ग्लोबली है, यानी कि ये पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं, लेकिन हमारा जो नाविक है ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल है, यानी कि भारत को ही यहाँ पर कवर करता है। और नाविक रीजनल फोकस अलाउ हायर एक्यूरेसी ओवर इंडिया, मतलब आप सोच कर भी देखिए कि आपको मात्र इतने क्षेत्र को कवर करना है, आपको पर्टिकुलर इस पूरी पृथ्वी का सिर्फ ये वाला क्षेत्र कवर करना है, तो आप ज्यादा एक्यूरेसी से कर पाएंगे। जबकि आपको अगर पूरा यहाँ पर उन सैटेलाइट्स को पूरे अर्थ को कवर करना होता तो एक्यूरेसी थोड़ी कम होती, जो इमेज है वो इतना क्लियर नहीं होती। अब बात करें कि दूसरा कि इसका ग्राउंड सेगमेंट है, यानी कि ये तो आपने जो देखा ये तो यहाँ पर कहाँ था, सैटेलाइट अंतरिक्ष में थे। अब यहाँ पर जो दूसरा इसका पार्ट है वो यहाँ पर पृथ्वी पर स्थित होता है, जिसको कि ग्राउंड सेगमेंट कहा जाता है। साथियों, नाविक पूरे भारत में फैला एक विशाल जमीनी बुनियादी ढांचा है, नेटवर्क पर निर्भर करता है, जो कि मेजर जो इसके कंपोनेंट हैं वो यहाँ पर इसरो का नेविगेशन सेंटर है जो INC है, दूसरा सैटेलाइट कंट्रोल फैसिलिटी है, वहीं तीसरा रेंज एंड इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, फिर प्रिसाइजिंग टाइमिंग फैसिलिटीज है। यानी कि ये जो हैं इसके 4 यहाँ पर 4-5 जो हैं इसके मेन यहाँ पर ग्राउंड पर स्टेशंस हैं, जहां से इन चारों चीजों को यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जाता है। उसके बाद ये जो स्टेशंस हैं यह मॉनिटर करते हैं सैटेलाइट को लगातार, उसके करेक्ट क्लॉक ड्रिफ्ट को मॉनिटर करते हैं और अपडेट ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन, वो किस ऑर्बिट में है, कहाँ जा रहा है, इन सारी चीजों को यहाँ पर ये सारे जो 4 यहाँ पर सिस्टम है, जो ये 4 बेसेस हैं, ये इन सभी चीजों को यहाँ पर पृथ्वी पर रहकर मॉनिटर करते हैं। अब साथियों तीसरा है यूजर सेगमेंट, यानी कि जो इस नाविक एप्लीकेशन का यूज करता है, चाहे जैसे जीपीएस का हो गया हम लोग गूगल मैप के माध्यम से यूज करते हैं, तो उसी तरीके से एक ऐसा है यूजर सेगमेंट तीसरा जो है। साथियों यह नाविक सिग्नल आर यूज्ड बाय, यह जहाजों के द्वारा यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट के द्वारा, मिलिट्री सिस्टम जो है हमारा उसके द्वारा यूज किया जाता है, मोबाइल फोन्स के द्वारा, सर्वे इक्विपमेंट और डिजास्टर मैनेज सिस्टम द्वारा इसको जो है कि यूज किया जाता है। साथियों अभी स्मार्टफोन्स में सब में ये जो है नाविक नहीं आ रहा है, इसको विकसित किया जा रहा है धीरे धीरे, तो ये इन सारी चीजों के द्वारा यहाँ पर यूज किया जाता है। साथियों इंडिया मैंडेट नाविक सपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल ट्रैकिंग, इंडिया ने यहाँ पर मैंडेट कर दिया था, यानी कि ये कंपलसरी कर दिया था कि जो भी कमर्शियल व्हीकल ट्रैकिंग होगा वो नाविक के माध्यम से होगा, जो भी मरीन नेविगेशन होगा, यहाँ पर जो समुद्री जहाजों का नेविगेशन होगा उनमें नाविक इंस्टॉल होगा, और जो फिशरमैन अलर्ट्स हैं, जो उन सबों को मछुआरों को जो अलर्ट दिया जाएगा, वो सारा सिस्टम जो है वो नाविक के द्वारा ही भारत सरकार जो है कि वो करेगी। ऐसा भारत सरकार ने जो है कि यहाँ पर लागू कर दिया था, मैंडेट कर दिया था। अब बात करें कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम वास्तव में काम कैसे करता है।
ये जो पूरा सिस्टम है ये काम किस तरीके से करता है। तो देखिए आपका उपकरण उपग्रहों से संकेत प्राप्त करता है जिनमें कि यह एग्जैक्ट ट्रांसमिशन टाइमिंग होती है, दूसरा सैटेलाइट पोजीशन होता है। यानी कि आप अगर अपनी लोकेशन जानना चाहते हैं किसी भी ऐप पर, एप्लीकेशन पर, तो आप वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसको प्राप्त करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कि जो एग्जैक्ट ट्रांसमिशन टाइम और दूसरा सैटेलाइट की पोजीशन, यानी कि सैटेलाइट कहां पर स्थित है। साथियों आपका जो फोन है, जो रिसीवर है, वो कैलकुलेट करता है डिस्टेंस को कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू सिग्नल ट्रेवल टाइम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसकी और जो सिग्नल ट्रेवल टाइम है, इन दोनों का गुणा करके वो एग्जैक्ट डिस्टेंस का जो है कि यहाँ पर पता करता है। और इस चीज को करने में कम से कम 4 सैटेलाइट्स का यूज होता है। यानी कि अगर आपको एग्जैक्ट, एक्यूरेट और एकदम सटीक जानकारी चाहिए अपनी लोकेशन की, तो उसके लिए आपको 4 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनमें एक आपके लैटिट्यूड, दूसरा आपके लैंगिट्यूड और तीसरा आपके एल्टीट्यूड और चौथा आपके टाइमिंग। इन 4 चीजों को जो है कि जब मिलाया जाएगा तब जाके आपका सटीक जानकारी निकलेगा कि आप पृथ्वी के किस जगह पर जो है कि स्थित हैं। और इन्हीं 4 कामों को करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की आवश्यकता यहाँ पर होती है। अब बात करें कि ये एटॉमिक क्लॉक क्या है। वाई एटॉमिक क्लॉक आर द हार्ट ऑफ नेविगेशन, यानी कि जो नेविगेशन सिस्टम है, जो एटॉमिक क्लॉक है, इसको नेविगेशन सिस्टम का हृदय क्यों कहा जाता है। तो देखिए ये जो नेविगेशन उपग्रह हैं, ये अत्यंत सटीक परमाणु घड़ी इसमें लगी होती है, एटॉमिक वॉच लगी होती है। आमतौर पर इनमें 2 प्रकार की घड़ियां यूज की जाती हैं। एक होती है रुबिडियम परमाणु घड़ी और एक होती है सीजियम परमाणु घड़ी। इनमें 2 प्रकार की घड़ियां होती हैं। ये घड़ियां हमारी घड़ियों से बहुत ही अलग होती हैं। इनकी सटीकता जो होती है वो 100 मिलियन वर्षों में, यानी कि 100 मिलियन वर्ष में 1 सेकंड की त्रुटि करता है। यानी कि 100 मिलियन वर्ष में मात्र 1 सेकंड की जो है कि इनमें गलती होती है। साथियों इतनी सटीकता की आवश्यकता क्यों होती है, अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा तो आप समझ लीजिए कि अगर 1 माइक्रो सेकंड की भी यहाँ पर गलती होती है तो आपकी 300 मीटर दूरी आपकी जो है कि चेंज हो सकती है। यानी कि अगर 1 माइक्रो सेकंड भी गलत यहाँ पर कैलकुलेशन में हुआ तो आपकी दूरी, आप यहाँ स्थित हैं तो आपको 300 मीटर आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी दिखा देगा। यानी कि 1 माइक्रो सेकंड की गलती आपको जो एक्यूरेट डिस्टेंस है आपका, जहां पर आप स्थित हैं, उससे 300 मीटर की जो है कि यहाँ पर त्रुटि बना देता है। साथियों यदि परमाणु घड़ियां खराब हो जाएं तो जो उपग्रह है वो नेविगेशन संकेत प्रदान नहीं कर सकता है, जिससे स्थिति निर्धारण गलत हो जाता है। यानी कि अगर ये घड़ी जो इसमें लगी है वो अगर इसमें खराब हो जाती है तो फिर जो सैटेलाइट है वो नेविगेशन संकेत प्रदान नहीं कर पाएगा, वो एक्यूरेट डिस्टेंस और आपकी लोकेशन यहाँ पर नहीं शो कर पाएगा। अब बात करते हैं जो 2026 यानी कि इस समय नावी के साथ हो रहा है उसके बारे में। तो साथियों देखिए यहाँ पर यह संकट 2016 में ही शुरू हो गया था। यानी कि यह अभी नहीं, 2016 से ये चलता आ रहा था। शुरुआत धीरे धीरे ही होती है और यह 2016 में शुरू हो गया था जब IRNSS 1F जो विफल हुआ था। यानी कि हमारे द्वारा एक सैटेलाइट यहाँ पर छोड़ा जा रहा था जो कि था IRNSS 1F, यह विफल हुआ था। 10 मार्च 2026 को यहाँ पर क्या हुआ, तो सैटेलाइट रीच्ड डिजाइन लाइफ 10 ईयर, यानी कि जो स्टार्टिंग में जब इनको भेजा गया था, जब इनकी लाइफ जो थी वो 10 सालों की थी। यानी कि 10 साल बाद उनको फिर से रिप्लेस करना था, उनकी जगह पर नए सैटेलाइट्स यहाँ पर भेजने थे और उसमें यहाँ पर विफलता हुई। मार्च 2026 में ये जो सारे सैटेलाइट्स हैं वो अपनी 10 साल की उम्र को यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। मार्च 13, 2026 को जो लास्ट वर्किंग एटॉमिक क्लॉक थी इन पूरे नेविगेशन सिस्टम में, वो भी यहाँ पर खराब हो जाती है और परिणाम यह होता है कि उपग्रह केवल एक तरफा यहाँ पर प्रसारण संकेत ही भेज सकता है, नेविगेशन डाटा नहीं भेज पाएगा, क्योंकि उसमें जो लगी
एटॉमिक क्लॉक है वो यहाँ पर खराब हो चुकी थी, जो लास्ट बची हुई थी वो 13 मार्च 2026 को वो यहाँ पर खराब हो गई, जिसके वजह से अब सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ही प्रसारण संकेत दे सकता है, बाकी कोई नेविगेशन डाटा उपलब्ध नहीं करा सकता है। अब साथियों बात करें कि केवल 3 उपग्रह ही परिचालन में क्यों हैं, यानी कि ये जो टोटल सैटेलाइट्स का सेट था इसमें 7 उपग्रह थे, अब इसमें मात्र और मात्र 3 उपग्रह ही क्यों बचे हुए हैं। तो देखिए यह स्थिति वास्तव में कई संचित असफलताओं का परिणाम है, यानी कि कई बार जब हम असफल हुए उसका ये रिजल्ट निकल कर आया है कि आज के टाइम में मात्र और मात्र जो है 3 सैटेलाइट ही यहाँ पर बचे हुए हैं। साथियों पहला जो हमारा विफल हुआ 2013 में IRNSS 1A जो कि यहाँ पर विफल हो गया, और इसमें जो है ऑल 3 एटॉमिक क्लॉक्स फेल्ड हो गई यहाँ पर। दूसरा IRNSS 1H जो रिप्लेसमेंट मिशन था 2017 का, यह रॉकेट फायरिंग फेल्ड हो गया सेपरेट करने में, यानी कि अंतरिक्ष तक तो पहुंचा, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जो ये पूरा यहाँ पर लगा होता है सिस्टम रॉकेट में, यहाँ पर आगे जो है सैटेलाइट लगा होता है और अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये सैटेलाइट यहाँ पर अलग हो जाता है और जो रॉकेट होता है वो अपना अलग ब्लास्ट हो जाता है या फिर जो भी हो जाता है। तो जो 2016 में मिशन 17 में मिशन भेजा गया था उसमें ये सेपरेशन ही नहीं हो पाया, यहाँ पर सैटेलाइट ही अलग नहीं हो पाया, सैटेलाइट ट्रैप्ड इनसाइड रॉकेट, वो रॉकेट में ही फंसकर रह गया था। साथियों अब जो उपग्रह हैं वो यहाँ पर बूढ़े हो चुके हैं, उनकी एज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कई उपग्रह अपने जीवन काल के अंत में 10 से 12 वर्ष के करीब पहुंच रहे हैं और प्रतिस्थापन उपग्रहों के परीक्षण में देरी हुई है, यानी कि नए उपग्रहों के समय पर यहाँ पर भेजा नहीं गया है, जिनके वजह से ये सिचुएशन आज जो है कि निकल कर आई है। यहाँ पर कई फेलियर्स हुए, समय से उपग्रहों को रिप्लेस नहीं किया गया, सैटेलाइट्स को रिप्लेस नहीं किया गया, जिसका यह परिणाम निकल कर आया है। अब बात करें करंट नाविक सैटेलाइट स्टेटस की, तो देखिए इसमें यही सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो बचे हुए हैं, जिनमें से एक आपका ये बचा हुआ है IRNSS-1B जो कि लिमिटेड फंक्शन कर रहा है, यानी कि यह सीमित काम ही कर रहा है। साथ ही जो दूसरा है यहाँ पर IRNSS-1I, यह जो है रिप्लेसमेंट सैटेलाइट है, और जो ये NVS-1 भेजा गया है जो कि न्यू जनरेशन का है। तो मात्र अब ये 2 यहाँ पर और एक यह, इसमें भी एक यह बेचारा लुढ़कते फड़कते किसी तरीके से काम कर रहा है, तो मात्र ये 3 ही सैटेलाइट यहाँ पर काम कर रहे हैं, बाकी के सैटेलाइट्स यहाँ पर अब काम जो है कि नहीं कर रहे हैं। साथियों लेकिन वर्तमान में केवल 3 ही पूर्ण नेविगेशन सिग्नल प्रदान कर रहे हैं, और जो ये नेविगेशन के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है वो 4 सैटेलाइट्स की होती है, यानी कि कम से कम 4 सैटेलाइट चाहिए एग्जैक्ट नेविगेट करने के लिए, एग्जैक्ट या पता लगाने के लिए कि आप किस जगह पर हैं। ठीक है, तो इसलिए सिस्टम जो है वो विश्वसनीयता को प्रभावित होता है, यानी कि अब इसकी जो एफिशिएंसी है, जो इसकी एक्यूरेसी है वो यहाँ पर प्रभावित होगी, क्योंकि कम से कम 4 चाहिए सैटेलाइट्स और यहाँ पर मात्र और मात्र 3 ही वर्किंग है, इसलिए सटीक जानकारी जो है कि यहाँ पर नहीं दे पाएगा। अब भारत इसको किस तरीके से फिक्स करेगा, इसको फिक्स करने का प्लान क्या है, तो देखिए इसरो ने NVS सीरीज नामक दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों को तैनात कर रहा है, यानी कि जो आपने यहाँ पर देखा NVS-01 जो न्यू जनरेशन का है, अब यहाँ पर इसका ये पहला तो पहुंच गया है, अब यहाँ पर इनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। 2023 में यहाँ पर NVS-01 को लॉन्च किया गया था जो कि यहाँ पर पहुंच चुका है। इसमें इंप्रूवमेंट किया गया है, जिसमें इंडिजीनियस यहाँ पर एटॉमिक क्लॉक लगाई गई है, इनका लॉन्गर लाइफ स्पैन किया गया है, यानी कि इनके जीवन काल को ज्यादा रखा गया है, और L1 फ्रीक्वेंसी फॉर स्मार्टफोन, इनके अंदर L1 फ्रीक्वेंसी है जिससे कि यह हमारे स्मार्टफोन्स को जो है कि कनेक्ट कर पाएंगे, हम इनसे डेटा स्मार्टफोन्स का भी यूज करके ले पाएंगे। साथ ही इसमें स्ट्रॉन्गर सिग्नल होगा, और वहीं अगर फ्यूचर सैटेलाइट्स का आप देखें कि फ्यूचर में जो प्लान सैटेलाइट हैं उनमें NVS-2, NVS-3 और NVS-4 को जो है कि प्लान किया गया है जल्द से जल्द यहाँ पर भेजने के लिए, और इसको जो है कि रिस्टोर करने के लिए पूरे सिस्टम को। साथियों उम्मीद कर रहा हूं पूरा सिस्टम जल्द से जल्द सही हो जाए और भारत फिर से यहां पर अपनी शक्ति दुनिया को दिखाए, और खुद का स्वदेश निर्मित नाविक जो है वो इस्तेमाल करके जिस तरीके से हम दुश्मनों को मतलब
ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को इसको ज्यादा जरूरत हमको पाकिस्तान पर ही इसका यूज करने को पड़ती है, उसका इस्तेमाल करें और इन सबों को इसी तरीके से धोते रहें। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द रिस्टोर होगा। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।